अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तानी सियासत में हलचल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया है तो उसकी बुनियाद पर हुकूमत ने अब इमरान खान साहब की नाअहली को हासिल करने के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जमात की पाबंदी के हवाले से भी कोशिश की जाएगी। क्या वाकई ये दोनों चीज़ें वो कर पाएगी या नहीं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन एक सवाल जिस पर अब बहुत बहस हो रही है वो ये कि क्या ये हुकूमत का एतराफ़ शिकस्त है कि हम उनका सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट किया जाए, या वाकई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इतना स्ट्रॉन्ग है और चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ कि उनके ऊपर नाअहली ज़रूर होनी चाहिए इसकी। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर सब बात भी कर रहे हैं, अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अब बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने फिर से एक बात कर दी कि जी जलसा भी हम करेंगे और उसके बाद डेडलाइन दिए कि 1 महीने के अंदर असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया जाए। तो क्या ये हुकूमत इस वक्त इस मूड में है? बज़ाहिर तो दिखाई नहीं दे रहा। और इमरान खान साहब ने जो 9 ज़िमनी इंतखाबात हैं वहाँ पर खुद बज़ाते खुद उम्मीदवार खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है, तो वो 9 के 9 हलकों से आखिर लड़कर क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके पीछे उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज हिलाली साहब ने हमें बहुत दिनों में किया है, हम बहुत खुश भी हैं और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार भी हैं कि माशाल्लाह वह रूबा सेहत हैं और अब हमारे साथ वापस शो पर मौजूद हैं। तो हिलाली साहब, आपको वेरी वार्म वेलकम कहती हूँ मैं शो पर, और आप ही से आज बात का आगाज़ करूँगी। आई होप कि आपने ज़्यादा पॉलिटिक्स की चीज़ें मिस नहीं की होंगी क्योंकि बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्पताल में सब लोग जो थे पॉलिटिक्स के बड़े शौकीन थे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और लोगों ने बड़ा आपको मिस किया, हमने भी मिस किया और व्यूअर्स ने भी बड़ा मिस किया, तो हमें बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक मिलता रहा है कि जी हिलाली साहब को जल्दी लेके आएँ। तो चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हुए, हिलाली साहब ये जो इमरान खान साहब को ये डिसक्वालीफाई करना चाह रहे हैं, तो ये फैसला आपने ममनुआ फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है वो पढ़ा भी होगा। आप समझते हैं इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी बुनियाद पर ये तलवार चल सकती है इमरान खान साहब के अगेंस्ट? मेरे ख्याल में समीना, जितना मैंने सुना है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर वकील, ख़ास तौर सेलिब्रेटेड लॉयर्स जो हैं पाकिस्तान के, एतजाज़ एहसन और सलमान राजा, ये वो सब कहते हैं कि इस पे तो कुछ है ही नहीं जिस पे ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। प्रोहिबिटेड फंडिंग पे आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। फॉरेन फंडिंग अगर प्रूव हो जाए कि ये एक साजिश है, एक बैरूनी मुल्क का तरीका है कि आपको इस्तेमाल करें अपने मुल्क के ख़िलाफ़, फिर तो कुछ हो सकता है। मगर फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने डिक्लेयर नहीं किया है वो ज़ब्त हो सकता है, आपको फ़ाइन लग सकता है, और डिस्क्वालिफिकेशन का तो सवाल ही नहीं उठ सकता है। इसलिए जैसे आपको पता है कि 2 किस्म के एफिडेविट, एक तो होता है डेक्लेरे वो ऑन ओथ, आप कहते हैं कि ये सब चीज़ जो मैं कह रहा हूँ मुझे पता है ये सही है और मुझे पता है और ऑन ओथ में कह रहा हूँ सही है। हाँ, उसको अगर आप गलत डिक्लेयर करें तो आपको फिर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मगर अगर आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये जो मेरे अकाउंटेंट ने पेश किया है ये सही है, उस पर अगर आपकी गलती हो तो आप बिल्कुल नहीं उस पर निकाला जा सकते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ये किस्म की कंट्रोवर्सी चल रही है। वी आर मेकिंग फूल्स ऑफ आवरसेल्व्स। ठीक, तो आपको नहीं लगता है इमरान साहब, हिलाली साहब से आपने खुल के इख्तिलाफ करना है, कोई ये नहीं सोचना कि वो अभी ठीक है या नहीं है तो फिर हम उनका कोई लिहाज करें। लेकिन वैसे ऑनेस्टली आपको लगता है कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर लीडर्स को आप अगर डिस्क्वालीफाई करके मैदान से आउट भी कर लें तो ये कोई अच्छी रवायत है, इसको हमने ऐसे ही जारी रखना है और ऐसा हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलाली साहब को हमने तो बहुत मिस भी किया और मेरा खैर हिलाली साहब से वक्तन फ़क्तन रब्ता भी हो जाता था। तो आज हिलाली साहब को ना मैं सच्ची बात है बड़े लूज बॉल दूंगा कि हिलाली साहब पिछले 1 महीने की कसर निकाले। हिलाली साहब, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, जो मेरी ज़ाती राय है देखें वो ये है कि किसी तौर भी ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये किसी महज़ब माशरे की बात नहीं है कि आप किसी भी टेक्निकल ग्राउंड पे, वो कोई भी हो, किसी भी मकबूल लीडर को आउट कर दें।
अच्छा, मैं बहुत लंबी तारीख में नहीं जाता, शेख मुजीब साहब को आपने आउट करने की कोशिश की, नतीजा क्या आया? 198 आउट ऑफ 200 सीटें। मामला ये कि इतना लीडर, एक मकबूल लीडर जिसने 200 में से 198 सीटें जीती। उसी तरह आपने भुट्टो साहब को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आउट करने की कोशिश की, फांसी भी लगा दी टेक्निकल ग्राउंड्स पे। हुआ क्या? क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? पीपल्स पार्टी को आप ख़त्म नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी खुद अपने लीडरों के हाथों इस हाल तक ज़रूर पहुंची, लेकिन लोगों ने उनकी बेटी को भी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब करवा दिया। अवाम ने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा। सही। उसके बाद तीसरी बात मियां नवाज शरीफ की, आपने टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको निकालने की कोशिश की। जब जब कोशिश की अवाम उन्हें तब तब वापस ले आए। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ना तो किसी को भी, किसी भी लीडर को, किसी भी सियासी जमात के लीडर को, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो मुस्लिम लीग का हो या PTI का, उसको टेक्निकल बुनियादों पे सियासी मैदान से बाहर नहीं रखना चाहिए और ना इस ऐसी कोई कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि एंड रिज़ल्ट ये है कि हो नहीं सकता। आप उसको इस तरह करके भी आउट ऑफ ग्राउंड कर नहीं सकते। क्या आपकी बात से मैं ये समझूं कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो फैसला है उसके वो इतना सीरियस नहीं है, उसकी एलिगेशंस के जिसके ऊपर उन्हें वाकई होना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल ये ना समझे, आप बिल्कुल ये ना समझे। मैंने इसलिए क्लैरिटी ले ली ना। ये पहला सवाल था जो आपने मुझसे पूछा था टेक्निकल ग्राउंड पे। अब आ जाते हैं उस फैसले की तरफ। देखिए, इमरान खान साहब के तलबी और उन केसेस का फैसला ये डिपेंड करता है बड़ा कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ये डिपेंड करता है इस बात पे, इस नुक्ते पे कि इमरान खान साहब के साथ इमरान खान वाला सलूक होगा या नवाज शरीफ वाला सलूक होगा। देखें, हाँ देखिए, अगर आप कानूनी सलूक होना हाँ चाहिए। ये देखें, नहीं यहाँ पाकिस्तान में माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं तो हीने अदालत ना लग जाए, यहाँ पे जो है ना कानूनी सलूक कम होते हैं, यहाँ पे चेहरे देख के ज़्यादा सलूक होते हैं। अब मामला ये है कि पिछले चंद सालों में हमें 2 बड़े वाज़े बेंचमार्क नज़र आए। एक नवाज शरीफ के लिए जो मेरी नज़र में इंतहाई सख्त था कि आपने उसको भी टेक्निकल ग्राउंड पे, अकामे पे, अच्छा जी करप्शन पे नहीं सबूत मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने करप्शन नहीं की होगी, उन्होंने बड़ी करप्शन की होगी, लेकिन आपको सबूत नहीं मिले, आपने अकामे की बुनियाद पर टेक्निकली उन्हें नॉकआउट करके बाहर कर दिया। नहीं, लेकिन बाद में करप्शन पे सजा हुई है नायब अदालत से। मैं पहली बात टेक्निकल आउट करने की बात कर रहा हूँ ना। दूसरा, इमरान खान साहब के मामलात में देखें कि कदरे नरम रवैया रखा गया। अब अगर तो इसी तरह से है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो मुख्तलिफ कानूनदानों से बात हुई है, कानून जानने वालों से बात हुई है, माहिरीन से बात हुई है, हर आदमी का अपना नुक्ता नज़र है। अगर आप ऐसे वकला की बात करें जो हुक्मरान इत्तेहाद से ज़हनी तौर पे वाबस्तगी रखते हैं, तो उनके ख्याल लॉयर्स की भी आजकल अपनी अपनी वाबस्तगी और अपनी अपनी तशरीह है, राइट? उनके ख्याल में तो इससे अच्छा फैसला ही कोई नहीं। और अगर आप PTI मिशन अली जफर साहब से बात करें या उन लोगों से बात करें तो उनके जहन में बाबर अवान साहब, तो वो कहते हैं ये तो एक पर्ची है, ये तो है ही कुछ नहीं। लेकिन एतजाज एहसन साहब बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने भी बड़ा ब्लंटली कहा है कि ये बिल्कुल एक कमज़ोर फैसला है और इसका इन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ने गुस्से में ये फैसला लिखवाया है। देखिए, एतजाज एहसन साहब, एतजाज एहसन साहब जो है ना, उनकी जो है प्रोफेशनल एबिलिटीज़, उससे किसी तौर भी इनकार नहीं किया जा सकता। वो एक इंतहाई काबिल और इंतहाई ज़ीरक वकील हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सियासी वाबस्तगियाँ जो होती हैं उनकी वजह से भी या सियासी मुखालफत की बिना पे भी वो आपके मुख्तलिफ बातों पे असरअंदाज होती है। लेकिन इस वक्त तो वैसे वो मुखालिफ कैंप में, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो जी कोर्ट नहीं करना है, चाहे कोई तशरीह को जो मर्जी कानूनदान करे। लेकिन आपकी एक बात पे मैं लालित साहब से ज़रूर एक कमेंट लूँगी, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लालित साहब, इमरान साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि 2 मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया गया है मुख्तलिफ लोगों को, लेकिन इधर PTI वाले तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जितना नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाता है अदालतों की जानिब से, जितना उनके साथ सॉफ्ट रहा जाता है, इतना तो किसी और लीडर के साथ, बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ तो बहुत सख्ती रही है हमेशा, लेकिन उनको हमेशा जो है ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ मिला है। तो ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों जानिब से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो लाडला है, नहीं वो लाडला है। मेरे ख्याल में कि अगर आप इमरान खान से बात करें और उसके पार्टी मेंबर्स से बात करें, वो आपको बैठ के 1 घंटा लगातार बता सकते हैं
कि कितना उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इस इलेक्शन कमिश्नर के हाथ से। वो तो कहते हैं, असद उमर तो कहता है 99 पता नहीं कितने फैसले हैं इसके, कि हर फैसले हमारा खिलाफ। कहता है भाई कभी तो हम सही हुए होंगे और या कभी दूसरे जो थे वो गलत किया होगा, मगर वो भी नहीं होता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये आदमी टोटली कंट्रोवर्शियल। समीना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी और मुल्क में किसी उनके अगर 5 प्रोविंसेस हों, 2 प्रोविंस और 1 प्रोविंस जिसमें 120 मिलियन लोग रहते हैं, क्या रेजोल्यूशन पास होता है कि ये आदमी को निकालो, ये बायस और पार्शियल है? और केपी में भी यही हुआ है। 80% पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि ये आदमी बायस्ड है, ये है, मगर कुछ नहीं होता है। वो बैठा हुआ है, वो अपने फैसले दे रहा है, और जो रिजेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, अब आपको पता है कि इसका अपॉइंटमेंट अभी कंट्रोवर्शियल हो गया है। इसलिए इमरान खान ने खुद बताया कि मुझे को कुछ पता ही नहीं था, किसी ने रेकमेंड किया। और जब मैंने कहा कि भाई ये आदमी तो उनका फैमिली मेंबर है नून का, तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ये तो मेरे कान से मैंने सुना है टेलीविजन पे। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अपॉइंटमेंट इज दिस, फॉर गॉड सेक? फिर ये तो इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट हो गई कि उन्होंने ऐसे इतने बड़े ओहदे पे, आईनी ओहदे पे बंदा ही ऐसा क्यों रखा जिसके बारे में पता ही नहीं। हाँ नहीं, वो सच का मुझे पता नहीं था, कहता है मुझे पता ही नहीं था ये क्या था। देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर सुनना चाहती हैं ना किस किस्म के फैसले इधर होते हैं, आप मुझे बताएं। सदर गुलाम इसाक खान बेग असलम बेग को कहता है कि पैसे दो हमारे लोगों को जिनको हम जिताना चाहते हैं, और उसमें नवाज शरीफ भी था। वो जाता है असलम बेग दुरानी को, असद दुरानी को कहता है। असद दुरानी साहब जो हैं वो जाके वो मेहरान बैंक के मालिक को कहते हैं इतने अरब रुपया निकालो। वो पैसे निकाल के बांटते हैं, जिसमें से नवाज शरीफ को 10 करोड़ मिलता है। एक बेचारी हमारी क्या नाम था उनका, आबदा हुसैन, बेगम आबदा हुसैन, उसको 5 करोड़ मिलता है। उन्होंने तो खैर वापस कर दिया। भाई ये आपको आपका फॉर्मर डीजी ISI जो कब से रिटायर हुआ है, वो एक किताब में लिख के कहता है। उसके कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? कोई आदमी पनिश हुआ है? कोई कमीशन बैठा है? देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये मुल्क में ऐसे चीजें होते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं। और अब आप एक आदमी जो 40,000 लोगों के डिटेल्स दिया है, फलाने ने $10 दिया, फलाना इधर काम करता है, फलाना ये है, कोई और पार्टी ने नहीं दिया है। हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि आप फैसला अगर इसके पार्टी के बारे में करेंगे तो उनके भी फैसले साथ साइमल्टेनियसली अनाउंस करो। वो भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सिर्फ ये आदमी है। उन दूसरों के पास तो मैं आपको क्या बताता हूं, उनके पास समीना रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो 40,000 लोगों का रिकॉर्ड और नाम और एड्रेसेस दे रहा है। आप ऐसे आदमी को निकाल के कहते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको खत्म करना चाहते हैं, जाहिर लोग उठ जाएंगे। You will have a terrible situation. It's not, और आप और मैं और सब लोग जानते हैं this is not fair. ठीक। अच्छा वैसे इलाली साहब आपने जो बात की, एक चीज मैं उसमें ऐड भी कर दूं, फिर आप इस पे रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा कि खुद लतीफ खोसा साहब हमारे साथ उस दिन ट्रांसमिशन में भी आए थे, तो मैं भी उस दिन ये बात कर रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन रिकॉर्ड है, मोहतरमा साहिबा ऑन रिकॉर्ड है कि वो कह रही हैं कि उसामा बिन लादेन से उन्होंने पैसे लिए नवाज शरीफ साहब ने, और मज़े की बात है वो खुद एक शो में भी ये मान चुके हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्या फिर PMLN को भी नाअहल किया जाए और उनको भी सारा डिसॉल्व किया जाए? देखें बात ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये अब सारी बातें ठीक है। मेरा सवाल हो रहा है, थैंक यू वेरी मच इलाली साहब कि आपने खुद मान लिया कि इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि ये तो वो तो राजा सिकंदर जुल्करनैन को जानते ही नहीं थे। उन्होंने तो न्यूट्रल्स के कहने पे, किसी के कहने पे इनको लगा दिया। बीइंग आप इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप ईमानदारी से बताएं कि किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में जब आप हमेशा मिसालें देते हैं, हम मिसालें देते हैं, क्या उस वज़ीर आज़म को आप अहल करार दे सकते हैं? उस वज़ीर आज़म को आप
नॉर्मल करार दे सकते हैं जो इतने बड़े आईनी ओहदे पे, इतने बड़े आईनी ओहदे पे किसी ऐसे बंदे को किसी ऐसे बंदे के कहने पे लिगा दे कि जी मैं तो जानता नहीं था, मुझे उसने कहा तो मैंने लिगा दिया? ये आप क्या समझते हैं कि ये फेयर है? नहीं सर, ये फेयर है। दूसरी बात ये कि आज मलिक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी दुआदार सी, और उन्होंने तो कहा है कि अच्छा जी आपने किसी के कहने पे लगाया था तो आप नाम लें कि आपने किसके कहने पे लगाया था। उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, या तो फिर इमरान खान सब बताएं कि इसने कहा था। वो सबको ही पता है न्यूट्रल किसको कहते हैं। वो मेरी बात सुने ना, न्यूट्रल्स का मतलब ये थोड़ा कि एक इदारे ने किसी ने उन्हें कहा, न्यूट्रल्स का मतलब ये नहीं है कि एक इदारे ने कह दिया, किसी ने तो कहा होगा ना। अगर इमरान खान साहब सच्चे हैं तो बता दें कि जफर लाली ने कहा, इमरान यकूब ने कहा, समीना पाशा ने कहा, किसने कहा? जब वो कह देंगे तो सब कहेंगे देखिए उन्होंने नाम लेके तनकीद शुरू कर दी। बात तनकीद की नहीं है, बात ये है कि देखिए इतने आप मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आप वजीर आजम जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब आप एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं तो फिर आपको हर अच्छे बुरे काम की जिम्मेदारी लेनी दूसरी बात ये नाअहली के हवाले से हिलाली साहब जो एक नई डेवलपमेंट है वो भी सुन लें। अभी प्रोग्राम से 1 मिनट पहले एक टीवी चैनल्स पे टिकट चल रहे थे इसहाक डार साहब के। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने के लिए हम पार्लियामेंट में कानून साजी करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में कानून साजी पे काम शुरू हो चुका है। यानी तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर हो नहीं सकता आईनी तरमीम। मैं तो इसहाक डार साहब की आपको बात बता रहा हूं ना। हाँ, मैं कब कह रही हूं, आप गलत कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम पार्लियामेंट के जरिए ये करवाने जा रहे हैं। तो अगर एक मिसाल है नाअहली ताहयात, हाँ सर अभी अगर ताहयात नाअहली वैसे ही खत्म हो जाती है तो फिर टेक्निकल ग्राउंड ये वाली है, इसमें भी कारकर्दगी होगी इमरान खान साहब के खिलाफ भी, क्योंकि फिर उनको भी तो। लेकिन क्या बिल्कुल इस तरह सबको ओपन ही छोड़ देना चाहिए, ये फिर एक अलग सवाल होगा। लेकिन बहरहाल जनाब हिलाल साहब, मैं आपकी तरफ ब्रेक के ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सकें डिफरेंट चीज़ों को, और भी काफ़ी कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स में, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ बात ये भी करेंगे कि मईशत के मैदान में हमें देखा है कि आर्मी चीफ काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से भी रब्ते करें, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे कि क्या वजह है, क्या ये हुकूमत की नाअहली है या फिर हुकूमत को ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है, वजह क्या है? बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी मैदान में क्या कुछ हो रहा है, डेक्लेरेशन जो एक नाअहली की बात हो रही थी उस पर तो हमारी तफसील से बात हुई, लेकिन और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि ज़िमनी इंतखाब के हवाले से 9 की 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब खुद खड़े हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी, क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। पहले हिलाल साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाल साहब, जो इमरान साहब ने बातें की, अगर उस पर आपको कुछ कमेंट करना हो वो भी कीजिएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब एक जानिब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब में भी पीटीआई हिस्सा ले रही है, तो स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है आपको? समीना, देखिए आपने बदनीयती की बात की थी ना इलेक्शन कमिश्नर का, और मैं वो उनमें हूं जो मैं समझता हूं कि ये बायस्ड और पार्शल आदमी है। अब आप सोचिए 136 लोग रिजाइन किया है, इन्होंने 9 लोगों का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके अनाउंस कर दिया है बाई इलेक्शंस। आपका क्या ख्याल है, क्या क्राइटेरिया है ये 9 लोगों के बारे में? टेल मी व्हाट डू यू थिंक। और अगर ये बदनीयती नहीं है तो मुझे आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक इज द क्राइटेरिया? मैं आपको बताता हूं, सोचना चाहिए क्या क्राइटेरिया के ये 9 लोगों पे चुना है। वो क्राइटेरिया ये है कि एक ने 100 वोट से सीट जीता था, एक ने 300 वोट से सीट जीता था, एक ने 1200 वोट से सीट जीता था। ये चाहते हैं कि ये स्लिम मेजॉरिटी वालों का हो कि हम फिर कुछ ना कुछ धांधली करके इसको हरा दें और हमारा मेजॉरिटी जो है बढ़ जाए। लुक एट दैट यार, व्हाट डू दे थिंक? आप समझते हैं कि नहीं, ये लोग जो समझते हैं वो चालाक है, क्या उनसे ज्यादा कोई चालाक नहीं है इस दुनिया में? फट करके पता चल गया है, अभी अनाउंस किया था, फट करके पता चल गया है कि ये है क्राइटेरिया।
जाके आप देखें मेजॉरिटी कितना कम है इनका। तो यू सी ये इस किस्म की चालों से क्या पता चलता है, दिस किस्म के टू क्लेवर बाय हाफ, इनसिंसियर, आर्टिफिशियल। आई एम सॉरी, ये आदमी तो और भी मेरे ख्याल में और भी it becomes more unacceptable as the days go on। ठीक, इमरान साहब यही वजह है 9 इस्तीफे कबूल करने की, बाकी नहीं, एक साथ क्यों नहीं करते? देखें बात ये है कि कासिम सूरी साहब वो ये फरमाते हैं पीटीआई वाले कि कासिम सूरी साहब ने इन सब के कर लिए थे। जो नए स्पीकर आए राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि नहीं वो मेरे पास आए, और ये जो है वो ये तावील पेश करते हैं कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने असम्बली में खड़े होके उस वक्त ये कहा था कि हम रिज़ाइन करते हैं और बाकी लोगों ने रिज़ाइन वैसे भिजवाए थे, इसलिए हमने किया। लेकिन जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं कि इनकी वहाँ पे जो है बढ़तरी वो बड़ी कम थी, ये भी एक ज़रूर उसमें है बात कि वहाँ बढ़तरी कम थी। और पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं ये वो लोग हैं कि अगर पीडीएम की शामिल जमातों के आप अगर वोट इकट्ठे करें तो फिर उनके वोट बहुत उनसे काफ़ी ज़्यादा अक्सरियत में बनते हैं। यानी इनके ज़हन में ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, स्पीकर का जब उन्होंने भिजवाए हैं इलेक्शन कमीशन में तो वो इसलिए जानबूझ के वो भिजवाए हों कि अगर हम उन्हें इकट्ठे मिल के सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए से इलेक्शन का मुकाबला करते हैं, उनमें इलेक्शन में उनका मुकाबला, तो फिर ये हमारे निस्बतन वो हल्के हैं जो मजबूत हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है, वैसे इमरान साहब इस पे मैं आती हूँ, इमरान खान साहब ने जो फैसला किया कि अभी जो ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ इसमें तो 10 नशिस्तें वो थी कि जो आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती थी। अब उनके आज़ाद उम्मीदवारों के साथ PMLN का भी वोटर सपोर्टर शामिल हो गया, पीपल्स पार्टी का, बल्कि 13 जमातों की जितनी भी थोड़ी बहुत होगी पंजाब में वो सारी शामिल, उसके बावजूद भी वो जीत गई। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी उन्होंने बना तो ली, लेकिन ये कोई काबिले अमल या कारगर स्ट्रैटेजी हो सकती है? बड़ा फ़र्क है। वहाँ लोटे थे, वहाँ वो थे जिनको लोगों को इतराज़ था कि जनाब ये छोड़ के आए हैं, इन्होंने मुनहरफ हुए हैं। इसलिए जब आपका अपना कैंडिडेट होगा ना, मैं अब भी ये कहता हूँ, देखें कि अगर मुस्लिम लीग नून ने इन 20 हल्कों में अपने कैंडिडेट खड़े किए होते तो आज रिजल्ट इतना बुरा ना होता। नहीं, लेकिन इमरान साहब उस वक्त आपने ये बात की थी कि इसमें आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनका PMLN का भी वोटर शामिल हो जाएगा तो उल्टा डबल हो जाएंगे वोट। मैंने ये नहीं कहा था कि डबल हो जाएंगे, मैंने ये कहा था यानी डबल सपोर्ट हो जाएगी। मैं ये कह रहा था, मैंने ये कहा था एग्जैक्टली कि ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून को और यानी शेर को और बल्ले को दोनों को हरा के जीते थे। ठीक है, अब ज़िमनी इलेक्शन में और आम इंतखाबात में फ़र्क होता है, इनकी साइकी में फ़र्क होता है। इस वक्त हवा ये बनी कि जो बल्ले का लोगों में बयानिया है कि इमरान खान साहब ये बनाने में कामयाब हुए, ये उनकी कामयाबी है, आपको मानना चाहिए कि उन्होंने एक बयानिया बना लिया कि ये लोटे हैं, ये मुनहरिफ हैं, इनको हमने हराना है। अवाम ने वो बयानिया उनका बाय किया। जब अवाम ने वो बयानिया बाय किया तो वो मुस्लिम लीग नून का जो वोटर सपोर्टर था वो उनके साथ वैसे नहीं चला। मैं आपको यहाँ साबित कर सकता हूँ मुख्तलिफ हल्कों की तफसील दे के कि वो लोग जो पक्के मुस्लिम लीगिए थे वो भी उनके साथ नहीं चले, उन्होंने भी वोट इनको डाला या घर बैठे रहे, जिससे नुकसान ये हुआ कि ये वो सीटें हार गए। अब अगर ये इलेक्शन होता है तो उसमें ये उस तरह से नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जीत जाएंगे और इमरान खान हार जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आपको इस तरह से वन साइडेड मैच नहीं नजर आएगा, मुकाबला नजर आएगा। चलिए अब जरा इस पे आ जाते हैं कि खान साहब क्यों 9 हल्कों से लड़े, इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। अच्छा नहीं, ये तो ये खम्बे को वोट देते हैं, टिकट देते हैं। इमरान खान साहब के जहन में ये है कि वो इस वक्त इतने मकबूल तरीन लीडर हैं कि वो जब वहाँ वो खड़े होंगे तो उनके मुकाबले में जो मर्जी आ जाए वो जीत नहीं सकता। अपनी जगह पे वो इतमाद पूरे इतमाद हैं, उनकी सोच ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स कि ये कोई बहुत अच्छा इतना अच्छा साहब फैसला नहीं है। मुझे अभी को बता रहा था, पता नहीं मैं क्योंकि कानूनी माहिर नहीं हूँ, कि शायद आइन के मुताबिक भी 5 से ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़ सकते। अच्छा, मैंने वैसे भी इस पे बात कर रही थी मैं, तो किसी ने मुझे ये बताया कि कोई कदगन नहीं है कि आप कितने। मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे अभी साहब बैठे थे हमारे साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट, वो कह रहे थे कि शायद आइन के मुताबिक 5 से ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ सकते, लेकिन ये कानूनी माहिर बताएगा, मुझे नहीं पता। अगर ऐसी बात होती तो वो ऐसे ऐलान ऐसे सुन तो लें ना, मैं कहता हूँ लड़ भी लें। नो, इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना अपने लिए शायद उनकी ये इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। उसकी वजह समझे आखिरी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब
5 सीटों में जीत जाते हैं, 3 पे हार जाते हैं, 4 पे हार जाते हैं, तो लोग उनकी वो 5 या 6 सीटों की जीत भूल जाएंगे। वो कहेंगे लो देखो इमरान खान 3 सीटों से हार भी गया। इसलिए वो अपनी एक जो शोहरत है, बाज़ औक़ात जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको नुकसान भी दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो हो सकता है अगर वो 9 की 9 सीटें जीत हाँ। जाएं तो फिर वो उनका कॉन्फिडेंस किधर जाके आसमान पे लगेगा कि ये ले फिर मैं तो 9 की 9 जीत गया। फिर फिर जुआ वो तो बंदा है। जुआ तो फिर पूरा ही खेले। जुआ तो है। मैं इलाली साहब को लूंगी। इलाली साहब 2018 में इमरान खान साहब ने 5 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा और 5 की 5 नशिस्तों पर उन्हें कामयाबी मिली थी। अब सब लोग ये मानने पर तैयार हैं कि इस वक्त 2018 से ज्यादा उनकी मकबूलियत है, तो क्या उनका ये फैसला इन हालात में आपको सही लगता है या नहीं? इस पे मैं आती हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा प्लीज अलाउ कीजिए। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी जाके आखिर ये स्ट्रैटेजी के पीछे वजह क्या है। चौधरी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी चूंकि हम ये बात करें तो मैं यहीं से ये बात का आगाज कर लेती हूँ आपसे। 9 की 9 नशिस्तें इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, पहले तो हमारा केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें पिछली दफा भी असूल ये होता है कि जब वो केस 16 अगस्त के लिए पेंडिंग है तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन और इदारे जो हैं वो इंतज़ार करेंगे, एहतराम करेंगे अदालत का और उसके बाद शेड्यूल देंगे। सो उन्होंने, चूँकि इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त नून लीग की मोहब्बत में अंधा हुआ तो उन्होंने वो सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले की भी परवाह नहीं की है। तो मुझे उम्मीद यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये स्टे कर देगी और ये इलेक्शन जो हैं वो भी नहीं होंगे। और उसकी दूसरी वजह यह है कि हमारे इस्तीफे 123 नशिस्तों के ऊपर जो कासिम सूरी साहब हैं वो पहले ही कबूल कर चुके हैं और स्पीकर असम्बली के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो नजरसानी करें फैसले के ऊपर। तो लिहाजा जब इलेक्शन होंगे तो 123 नशिस्तों पे होने हैं और इससे पहले लेकिन इंशाल्लाह हम जनरल इलेक्शन जो है वो फोर्स करा लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मुल्क जनरल इलेक्शन में चला जाएगा इससे पहले। अच्छा चौधरी साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह माहिर कानून भी हैं, ये फरमाइएगा कि क्या कानून में कोई ऐसी है शिक कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीटों पर लड़ सकता है इलेक्शन? ये ऐसी शिक कोई नहीं थी क्योंकि 1997 में इमरान खान 16 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे। तो अभी तक जो है वो कोई ऐसी लीगल प्रोविजन है नहीं कि जिसपे कोई पाबंदी हो कि इतनी नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ना। ये एक प्रपोज ड्राफ्ट जरूर था जो हमने किया था, लेकिन वो भी उसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा है जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, आपने बात की जनरल इलेक्शन की तरफ, उससे पहले हम चले जाएंगे। ये भी ऑफर आ रही थी हुकूमत की जानिब से कि अगर आप लोग असेंबलीज डिसॉल्व कर दें तो वो फौरन जनरल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो इस पे कोई संजीदा बातचीत आगे बढ़ी है या फिर बस ये टॉक शोज तक ही ऑफर्स आई हैं? देखिए, फिलहाल तो ये ऑफर कुछ सीरियस लग नहीं रही है क्योंकि अगर ये सीरियस ऑफर है तो फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आनी चाहिए। और शहबाज शरीफ जो है अगर वो ये बात करें कि हुकूमत जो है वह जल्दी इंतखाबात के लिए तैयार है और वो पार्टीज को इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए जो है वो इनवाइट करें तो फिर यकीनन इसमें कुछ संजीदगी आएगी। अच्छा, टॉक शोज तक महदूद। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अभी कुछ देर पहले इसहाक डार साहब ने लंदन में गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ये कहा है कि जी हम कानून साजी पे काम कर रहे हैं और असम्बली में कानून साजी की जाएगी कि ताहियात नाअहली जो है वो गलत फैसला है। क्या वो कर सकते हैं ऐसा? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ के ऊपर उस केस का अप्लाई नहीं होगा क्योंकि नवाज शरीफ जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमेंडमेंट के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। अलबत्ता फ्यूचर की नाअहली जो है उसके लिए यकीनन पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आगे अगर अभी तो आपने कहा है कि 1 महीने की हम दे रहे हैं टाइम, बिलफर्ज हुकूमत नहीं असेंबली डिसॉल्व करने की तरफ जाती जो कि वो ऐलान कह रहे हैं कि अपने वक्त पे ही करवाएंगे इलेक्शन, तो फिर प्लान बी क्या है? फिर से कोई लॉन्ग मार्च वगैरह का प्लान है क्योंकि अब तो पंजाब में भी आपकी हुकूमत है? उसके लिए फिर अब आपको 48 घंटे वेट करना पड़ेगा बल्कि जो जलसे का इंतजार करना पड़ेगा जो हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं और उसमें सारी हम अपनी जो हिकमत अमली है वो बताएंगे। तो साहब, आपने अपनी उसमें फरमाया कि ये जो इस्लामाबाद में अब पाकिस्तानी तारीख का बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तो अंदाजन क्या ये मीनार पाकिस्तान लाहौर वाले जलसे से भी बड़ा जलसा होगा? इंशाल्लाह बहुत बड़ा होगा। इस वक्त तो देखें
एक पूरा पाकिस्तान तैयार है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आगे बढ़ने को। तो इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक ही ये जलसा भी करने जा रहे हैं और अगला जो हम लाएमल भी देने जा रहे हैं वो भी जाहिर है कि इसके मुताबिक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। जी हिलाली साहब, ओवर टू यू। सवाल मेरा भी आपके सामने ही है और जो चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, अब आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। एक बात तो ये है कि इमरान खान ने सही किया है। ही हैज़ ऑफर्ड, उसने कहा है हमारा बेस्ट कैंडिडेट मैं हूँ, और उनका बेस्ट कैंडिडेट को उसने 9 जगह कहा है कि मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, तुम वोट करो, तुम मेरे लिए वोट कर रहे हो। और है, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई भी पीटीआई का जो खड़ा होगा बेसिकली वोट तो है इमरान खान का। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा स्टेप है इस पे। अब आप कह रही थी कि आप वो कुछ इकोनॉमिक्स पे बात करेंगी, और वो जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके फोन कॉल्स के बारे में जी क्या कर लीजिए, ये वक्त कर है लीजिए उसके कमेंट, बारे जी में कर लीजिए करना? बात, कर लीजिए जी, कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों हमारे आर्मी चीफ को फ़ोन करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि उनको इसलिए फ़ोन करना पड़ा कि शहबाज शरीफ या मिफ्ता साहब की बात कोई मानता ही नहीं है और वो कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने फिर हमारा मोस्ट पावरफुल फोर्स जो है, और सबको पता है, और उन्होंने ही पिक्ड अप द फ़ोन। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मिफ्ता साहब की कंप्लेंट जो है वो बड़ी जेन्युइन है। मिफ्ता साहब की इस वक्त कंप्लेंट ये है समीना कि लगातार इंटरफियरेंस लंदन से आ रहा है उनके फैसलों पे। हर फैसले पे डिक्टेशन आ रहा है लंदन से, इसाकदार से। और आप यकीन करें कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट बैंक गवर्नर, उधर से भी ये भी उधर से रिकमेंडेशंस आ रहे हैं कि इसको करो और इसको नहीं करो। तो मेरे ख्याल में ये एक अजीब सा एक सिस्टम बन गया है कि कभी लंदन से कभी इधर से, किसी को पता नहीं है हु इज लीडिंग द गवर्नमेंट। दूसरी बात, अच्छी खबर ये है कि चीन ने बड़े जेनरोसिटी दिखाई है। उन्होंने $4.2 बिलियन का डेट रोल ओवर किया है। 2.3 है कमर्शियल लोन और 2 बिलियन है डिपॉजिट्स, फर्स्ट क्लास। सऊदी अरेबिया ने कहा है तुम्हारी ऑयल फैसिलिटी जो तुम $1.2 बिलियन के लिए हमने तुम्हें तेल ऑन क्रेडिट दे रहे हैं, अब हम तुम्हें 2.4 बिलियन देंगे। वेरी गुड। साथ साथ शायद डिपॉजिट भी 1-2 बिलियन वो करें, फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट करना। मगर यूएई जो है जिनसे हम $2 बिलियन समीना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो किधर से आएगा? वो आएगा डिप्रिशिएटेड पाकिस्तानी एसेट्स के सेल्स पे, और डिप्रिशिएटेड पाकिस्तानी एसेट्स के सेल पे वो क्वेश्चन ही नहीं हो सकते हैं। द प्राइस और द अमाउंट कुछ नहीं क्वेश्चन हो सकता है कानून के मुताबिक। मरी, पीआईए, पीएसओ, पीआरएल, ये सब चीजें जो बिक रहे हैं एट ए डिप्रिशिएटेड प्राइस ऑन ए डिप्रिशिएटेड रुपी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पैसे आ सकते हैं। इसलिए कि ऐसे कट प्राइस पे हमारे एहसासे बेचना कभी कभी थोड़ा सा आदमी को ये होता है, बुरा लगता है। मगर अगर वो कामयाब नहीं हैं एंड दे आर ऑल इन लॉस, और आप अगर उनको चला नहीं सकते हैं, तो फिर मैं भी कहूँगा कि फिर बेचो। हमें यू कांट मेक इट रन। तो अगर आपको कब नहीं कर सकते तो बेचो। जी ठीक है, चलिए, ये अब इसमें काफ़ी कुछ है जिसको यकीनन इमरान साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो पूछेंगे कि इमरान साहब भी क्या इसी तरह मईशत के मामलात को देख रहे हैं या कुछ और भी उनके एंगल हैं पास। और थोड़ी बात ये भी करेंगे कि 5 अगस्त का जो अफसोसनाक इकदाम किया गया था भारत की जानिब से, वो अभी तक रिवर्स नहीं हो सका है। पाकिस्तान की काविशों में कहाँ कोई कमी रह गई है, थोड़ी कोशिश करेंगे उस पर ज़रूर बात करें। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत के ऊपर हिलाली साहब ने कुछ कमेंट किए, इमरान साहब से भी रिस्पांस लेते हैं उनका। इमरान साहब, क्या वजह आर्मी चीफ को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा इन मामलात में?
इस हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है क्या? नहीं समीना, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, जब किसी घर में आप एक घर की मिसाल ले लें, किसी घर पे कोई बुरा वक्त आता है तो उस वक्त क्या ये सोचा जाता है कि किसका क्या फ़र्ज़ है, किसकी क्या ड्यूटी है, वो ये करे? नहीं, उस वक्त ये नहीं होता। घर के तमाम अफराद अपने अपने तय ये कोशिश करते हैं कि घर को मुश्किल से निकाला जा सके। अब सियासी महाज हैं, अंदरूनी महाज हैं, बैरूनी महाज हैं। तो अगर आर्मी चीफ हमारे जो हैं, उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने ये समझा कि जिन ममालिक में लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको कदर की निगाह से देखते हैं या उनकी बात सुनी जाती है, तो उन्होंने अगर उनसे ये बात कर ली ताकि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो सके, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने शायद हमारे वज़ीर आज़म की किसी ने सुनी नहीं तो इसलिए उन्होंने किया। उसका मतलब ये है कि उन्होंने उसमें मुल्क को मुसीबत से निकालने के लिए, मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए अपना हिस्सा लेकिन नाज़िर, ये क्वेश्चन तो होगा ना कि वो क्यों नहीं निकाल सक रहे, उनको क्यों नहीं इज्जत और कदर की निगाह से देख रहे लोग? देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो भी कर रहे हैं कोशिश, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मिल के ये जॉइंट एफर्ट हो रही है, तो अच्छी बात है। ये पहले नहीं, मुझे आप ये बताएं, आप ये भूल जाती हैं कि जिस वक्त माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत में ये मसले थे, तो उस वक्त भी आर्मी चीफ ने बड़े से मुल्कों में जाके दौरे किए थे, लोगों को राज़ी किया था, लोगों के हत्ता कि मैंने यहाँ प्रोग्राम्स में भी कई दफ़ा बातें की हैं कि मदद की भी दरख्वास्त की थी जाके इन्होंने। सऊदीया के साथ भी जब आपको याद होगा ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, तो ये जाके इन्होंने उस पर ठीक किया था। लेकिन फ्रंट पे तो फिर भी सिविलियन लीडरशिप होती ही थी ना। बिल्कुल नहीं, फ्रंट लीडरशिप भी तो नाराज़ कर देती थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान ने जो फड्डा करवा दिया था, आप भूल गई हैं। मामला ये है कि मुल्क का अगर कोई मसला है तो उसमें जो भी हिस्सा डाले उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि उसमें हम मेहे निकालना शुरू कर दें कि ये क्यों हुआ, इसने क्यों किया, इसने। एंड ऑफ द डे आप ये शुक्र करें, जैसे लाली साहब कह रहे थे कि खुशी की बात है कि आपके दोस्त ममालिक आपकी मदद को आ रहे हैं। चीन ने अगर कह दिया, सऊदीया आ गया, UAE भी आ जाएगा। और जो लाली साहब ने बात की, मैं लाली साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि देखें, जब एक ऐसे इदारे हैं जो बजाय आपको फ़ायदा देने के उल्टा आपका हर साल में हर बढ़ते दिन के साथ अरबों रुपए का नुकसान में इजाफा होता चला जा रहा है, तो अच्छा है आप उनको जान छुड़ाएं उनसे, ताकि आपका जो सर्कुलर डेथ है वो तो कम हो। आपने एक ऐसे सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं कि अगर एक आदमी प्राइवेट अपनी चलाता है एयरलाइंस, तो उसमें अगर चलिए, एक ज़ाहिर डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि फिर किसी वक्त बात भी करें और एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन लें कि किस चीज़ में फ़ायदा या नुकसान है बेचने में या फिर उनको कारगर बनाने में। लेकिन आज चूँकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को, हमने देखा था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था। इस पर पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अभी तक ये हम रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो सके। हिलाल साहब, उसके बाद से अब तक मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन और भी ख़राब हुई है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में और भी इजाफा हुआ है, तो ये सारी सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं, अब ये ऐसे ही चलेगा क्या? समीना, बात अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इतने मुनाफिक हैं, ख़ास तौर मेजर पावर्स और ख़ास तौर अमेरिका के, हालांकि वो बात करते हैं डेमोक्रेसी का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ह्यूमन राइट्स का, उनके सामने जब हो रहा है इसलिए कि उनका एक मिलिट्री एलाई है हिंदुस्तान, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो चुप रहते हैं। इसलिए इनकी हिपोक्रेसी पे कोई चलता नहीं है ज़्यादा देर। मगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मामले में भी पॉलिटिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। कश्मीर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान कश्मीर को बेच दिया है। और अगर इमरान खान है सोल्ड आउट ऑन कश्मीर, तो जब वो इधर के जो हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपना मित्र क्या कहते हैं रिलेशन को, मूडी को इधर बुलाया था अपनी पोती के खाने की शादी पे, तो उसको कहते हैं कि भाई मैं वापस लेना चाहता हूँ, ये लो पैसे हमें वापस दे दो, तुम सेल आउट तो तुमने कर दिया है। दिस इज़ रॉन्ग और ये गलत बात है और दिस इज़ बैड प्रोपेगेंडा और नेशनली हम पे इम्पैक्ट करता है। हर पार्टी चाहती है कि कश्मीर बनाए पाकिस्तान, हर पार्टी सपोर्ट करती है कश्मीरीज़ को, और मेरे ख्याल में ये हमें इस पे खुदा के लिए आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। और अगर आप फिर भी पूछना चाहते हैं कश्मीरियों को कि किसको ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, ऑल पाकिस्तानी पार्टीज़ को लेके फिर पूछें उनको और वो आपको कहेंगे इमरान खान। तो मेरे ख्याल में
ये ऐसे झूठ कहना और चीप पॉलिटिकल प्रॉफिट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट नो जी, आप इमरान साहब। मानती हैं कि नहीं? समीना, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो मामला है ना कश्मीर वाला, ये हमारी हुकूमतें जितना मर्जी नापसंदीदगी का इजहार करें, इस पर जितनी मर्जी मजम्मत करें, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ नापसंदीदगी से या आपके मजम्मत से बाज नहीं आएगा। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। माइट इज़ राइट वाला कानून है, वो वहाँ पे जुल्म किए जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं, जानें उनकी ले रहे हैं, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। उनको देखिए किस तरह क्या क्या जुल्म तारीख में कहीं हुआ जो यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन खामोश है, तमाम आलमी तंजीमें खामोश हैं। अमेरिका डेमोक्रेसी का चैम्पियन बनता है, लेकिन यहाँ पे उसकी आंखें बंद हैं। रूस वैसे बड़ी आप बातें करा रहे हैं, यहाँ उनकी आंखें बंद है। यूके, पूरा वेस्ट, ये अत्ता कि आपकी मुस्लिम उम्मा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा जो है बिल्कुल सही है, वो भी हम united तमाशाई नहीं बनी होती। हुई है, वो इस पे नहीं करते जब तक पाकिस्तानी हुकूमत भी ठीक। और पूरे दुनिया इस पे वाकई को फर्म एक्शन नहीं करेगी, इंडिया तब तक बाज चेंज नहीं आएगा। होगा मामला। चलिए जी, अफसोसनाक सूरत हाल है मकबूजा की, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर भी है। जाते जाते वो ज़रूर आपके साथ शेयर भी करेंगे और मुबारक भी देंगे। इस हवाले से कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनकी माशाल्लाह शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान ने अब तक के मुकाबलों में 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिए हैं। वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग में और फ्री स्टाइल रेसलिंग में पाकिस्तान ने माशाल्लाह से ये कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो कम रिसोर्सेज के बावजूद भी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा मौके पैदा किए जाए ताकि वो और अच्छे से पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर सके। इसी मुबारकबाद के साथ आज की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।